आप सब लोग कैसे हैं? होप यू ऑल आर वेल। तो हम अपना जो आज का न्यू करंट सेशन है वहाँ फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कंछोट उत्सव जो है वहाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। अब जैसे सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, करवा चौथ होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उसमें जो वाइफ होती है वहाँ क्या करती है, हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए कामना रखती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी एक जैसा पिक में देख रहे हो ये त्यौहार मनाया जाता है इनका, वो होता है कंछोट उत्सव। मतलब यानी कि माँ शिवा माँ पार्वती और जो शिवा है उनकी क्या की जाती है, इसमें पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। और यहाँ कहाँ का उत्सव है, तो जम्मू कश्मीर का है। कितने दिन का होता है, तो 3 डेज का होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर में और क्या क्या है तो वो देख लेते हैं। डॉक्टर सालीम अली नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की बात करें तो। और जो यहाँ के अभी उपराज्यपाल हैं तो वहाँ कौन है, मनोज सिन्हा है। उन्होंने अभी हाल ही में एक लॉन्च भी की है आगे स्कीम, वो देखेंगे। और अगर बात की जाए सेकंड क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है। अब ये राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है क्या, तो ये एक प्रणाली है जिसमें क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह जिसको खोलनी है, ओपन करनी है इंडस्ट्री पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें क्या करना पड़ता था पहले कि बहुत सारे मतलब परमिशन ग्रांट करवानी पड़ती थी जिसको इंडस्ट्री वगैरह उस पर्टिकुलर एरिया में खोलनी है। तो अब क्या है कि उसे जो सारा काम है वहाँ एक ही जगह पर हो जाएगा, उसे अलग अलग लोगों पर मतलब अलग अलग लोगों के यहाँ जाकर के परमिशन जो ग्रांट करवाने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जो सारा काम है वहाँ भी क्या हो जाएगा, एक सिंगल विंडो के माध्यम से हो जाएगा। तो यही वो क्या है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है, जिसको कहाँ पर अभी लॉन्च किया है, तो वहाँ जम्मू कश्मीर में किया है। अब क्या यहाँ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य जो यूटी है उसने किया है, नहीं, अभी 14 और ऐसे स्टेट्स और यूटीज हैं कुल मिलाकर के, जिनमें यहाँ क्या है, अब से यहाँ स्टार्ट होने जा रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि क्या है इसमें मतलब जितनी दिक्कत होगी उतना ही हमारा क्या होगा, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वहाँ डेवलप नहीं हो पाएगा। और आपको पता ही है कि अगर किसी देश को डेवलप करना है तो वहाँ की इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो भी क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब वहाँ की जो मतलब उसका डेवलपमेंट करने में जो भी प्रोसेस है वो क्या हो, सिंपल हो, इजी हो। वो जितना इजी होगा उतना ही क्या होगा, टाइम कम होगा वेस्ट और अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडीबडी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो मेडीबडी एक हेल्थ सेक्टर से है, अमिताभ बच्चन जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और निम्नलिखित में से किसे बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो है दिशा पाटनी। अब जैसे कि सब जानते हैं कि जो बाटा है वहाँ अब अपनी क्या करना चाहता है, जो यूथ है उनको क्या करना चाहता है, ज़्यादा इंकरेज करना चाहता है। तो इसके लिए उसने क्या किया है, दिशा पाटनी को अपना जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया है। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर जो है विधानसभा चुनावों के लिए किसको बनाया गया है, तो वहाँ अक्षय कुमार को बनाया गया है। और उत्तराखंड ने 2017 में भी इनको बनाया था, जो कि क्या था, स्वच्छता अभियान से रिलेटेड था। नेक्स्ट है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड POSOCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है उनके पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। तो जो अपॉइंटमेंट्स होती है अगर न्यू है किसी एरिया में तो वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो किसको बनाया है, SR नरसिम्हा को बनाया है। अब ये कब हुआ, स्थापना इसकी कब हुई, तो 2010 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो पावर सिस्टम ऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2022 में RBI द्वारा मनाए जा रहे वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का जो विषय है वह क्या है। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह, जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है, ये है क्या। तो फाइनेंशियली लिटरेसी वीक जो है सबसे पहले यहाँ 14 फेब से 18 फेब तक होगी। ओके, और इसमें क्या बताया जाएगा कि जो कस्टमर्स लोग होते हैं, ठीक है, बैंक के जो कस्टमर लोग हैं उनको फ्रॉड नहीं हो, उसे कैसे बचाया जा सके। ओके, कैसे बचाएंगे, तो उनको इसमें मतलब बताएंगे उनको कि किस प्रकार से आप ये सारे अपने जो क्योर है वो आप कर सकते हो। मतलब बेसिकली इस वीक में यही बताया जाएगा कस्टमर को कि आप किस प्रकार से क्या कर सकते हो, बच सकते हो फ्रॉड से। और इसका मेन एजेंडा ही यही है लिटरेसी वीक का।
ओके तो जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कस्टमर को ये ऐड वगैरह के माध्यम से बताया जाता है कि भाई जो OTP है आपके मोबाइल पर अगर कोई आता है उसको आप शेयर मत कीजिए अदर पर्सन से, नहीं तो फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं। मेन अब इसकी क्या है कि इसकी जो थीम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, गो डिजिटल गो सिक्योर। गो डिजिटल गो सिक्योर क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की थीम है। अब देखो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि आफ्टर मंथ्स, कई महीनों के बाद में जो इसरो है उसने अपना 2022 का क्या किया है सैटेलाइट लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अब कौन सी सैटेलाइट है, तो EOS ये 4 जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च करने का निर्णय जो है वहाँ इसने लिया है। डेट क्या है, तो डेट जो है वहाँ 14 Feb है, इंपॉर्टेंट है, इस डे को क्या होगी, लॉन्च होगी। अब इस सैटेलाइट में है क्या, EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है यहाँ, यानी कि नाम से ही क्लियर है, तो यहाँ क्या करेगी, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगी। तो ये सैटेलाइट जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन कैसे करेगी, क्या करेगी अर्थ का ऑब्जर्वेशन करके, कि कहीं पर अगर कोई साइक्लोन आने वाला है, वहाँ की जो अर्थ पर अलग अलग जो प्लेसेस है वहाँ पर कैसी मिट्टियाँ हैं, क्या पाया जाता है, तो मतलब ओवरऑल अर्थ का क्या करेगी, ऑब्जर्वेशन करेगी। तो इसका क्या है कि 2 छोटी छोटी और होगी इसके साथ रॉक जो सैटेलाइट होगी 2 छोटी और होगी, जिसका नाम क्या है, रीसेट। एक तो रीसेट 1 है और दूसरी जो है वहाँ INS-2DT है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है INS-2DT। ये तो है एक का नाम, और दूसरे का क्या नाम है, दूसरे का जो नाम है, तो दूसरे का नाम है इंस्पायर्ड सेट 1। इंस्पायर्ड सेट 1 ये 2 तरह की क्या है, देखो EOS-04 है, ओके, इसके 2 क्या है सैटेलाइट है छोटी छोटी, इनका नाम क्या है, इंस्पायर्ड सेट 1, और एक है INS-2DT है, ओके। और अगर आपको पूछ ले कि जो इसका EOS-04 है इसका दूसरा नाम भी कोई है क्या, तो इसका दूसरा नाम जो है वह क्या है, रीसेट 1। रीसेट 1 मतलब कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ओके। तो इसका दूसरा नाम भी हो गया, इसकी ये क्या काम करेगी वो भी अपन ने समझ लिया। यहाँ तक कि ये जो EOS है यहाँ 2 अपने जो छोटे सैटेलाइट्स हैं वहाँ भी इसके अंतर्गत आते हैं, वो कौन है, INS-2DT और एक है इंस्पायर्ड सेट 1। अब बात आती है कि ये लॉन्च कहाँ से होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्च होगी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर है, तो ये जो है वहाँ आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से ये क्या होगी, लॉन्च होगी। तो ये सारा उसका मैटर जो है वो जितना भी था की पॉइंट्स उसके अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आता है फैब्री स्प्रे नाम के नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे को किस दवा कंपनी सैनिटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्प के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है। देखो अब सबसे पहले ये फैबी स्प्रे एक नेजल स्प्रे मतलब कि आप नाक में उसकी क्या करनी है, नोज में उसकी बूंद डालनी है। अब ये क्या है फैबी स्प्रे, भारत में भी आ गई है क्या, तो बिल्कुल भारत में भी अब ये क्या है, फैबी स्प्रे को लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लिखा हुआ भी है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। है कहाँ की कंपनी, तो ये एक कैनेडियन कंपनी है, ग्रिकमैन जो कंपनी है वहाँ की, उसने इसको क्या है बनाया है, कनाडा की कंपनी है। अब ये इसमें है क्या कि क्या आप उसका हाथों हाथ यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ कोविड जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो कोविड का सेवियर मतलब बहुत सेवियर केस जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। 3 से 4 ड्रॉप्स उसको डाल दी जाती है और वहाँ क्या हो जाएगा, 3-4 दिन में वहाँ सही भी हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो वायरस है वह जैसे ही इस बूम को अपने शरीर के अंदर डालेंगे तो उसमें मतलब वहाँ जो वायरस है वहाँ आगे फैलेगा नहीं, ओके, और वहाँ क्या होगा, अंदर ही अंदर उसका काम निपट जाएगा। तो वो है फैबी स्प्रे, कहाँ की है, कैनेडियन कंपनी है, ग्रिकमैन कंपनी ने इसको बनाया है। अब क्या है कि कनाडा है, कनाडा की राजधानी क्या है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसके साथ बढ़ते तनाव के बीच द्वीप की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
ताइवान के साथ S-100 मीटर समर्थन अनुबंध को मंजूरी दी है। अब देखो, सब जानते हैं कि जो यूएसए और जो चाइना है उनमें क्या है, टकराव की स्थिति अभी देखी जा रही है। ओके, तो अपन को क्या पता है कि जो चाइना है, चाइना के आप मैप में अगर देखेंगे तो वहाँ पर अपन को छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह मिलते हैं, तो उसमें से एक क्या है, ताइवान है। तो ताइवान कहाँ पर है, फॉर्मोस आइलैंड पर है। ओके, अब ये जो ताइवान है उसने क्या किया है कि यूएसए के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है जिसमें ताइवान का जो बॉर्डर है, ओके, उस बॉर्डर पर क्या होगा, एक सिस्टम लाया जाएगा। उस बॉर्डर पर एक सिस्टम लाया जाएगा और वो सिस्टम जो होगा, मिसाइल सिस्टम जो है वो लाया जाएगा। और ये मिसाइल सिस्टम किसका है, तो वो यूएसए का है। इससे होगा क्या कि वही है, चीन से क्या होगी, रक्षा होगी उसकी। क्योंकि चीन क्या करता है कि ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है उसके पास की, जो हांगकांग हुआ और ये जैसे ताइवान हुआ, इनके साथ ये क्या करता है, वन चाइना पॉलिसी अपनाता है। तो ये जो वन चाइना पॉलिसी ये अपना रहा है, तो वह मतलब हमेशा ये वही है जो कल का मैं कह रही थी कि इसकी नीति हमेशा क्या रहती है, हड़प नीति रहती है। तो ये जो है उनके साथ वन चाइना पॉलिसी अपना रहा है। तो ताइवान ने भी क्या किया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उससे क्या ली है, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम लिया है, ओके, जो इनको क्या करेगा, सिक्योर करेगा। तो ये थी बात हमारी। और किसके साथ बढ़ते तनाव हुए हैं, तो उसका आंसर यही है, चीन है। और यह जो मिसाइल है वहाँ कैसी है, सबसे पहले तो ये जो उसने मिसाइल ली है उस मिसाइल का, अब इस मिसाइल का जो नाम है वहाँ क्या है, तो MIM-104 है इसका नाम, ठीक है। और यहाँ क्या होगा कि यहाँ किसी भी प्रकार की जो बैलिस्टिक मिसाइल हुई, क्रूज मिसाइल होगी, ये लगेगी कहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या, जो ताइवान का जो बॉर्डर साइड का एरिया ना, वहाँ पर इसको मिसाइल जो है वहाँ इसको सिस्टम को सेट किया जाएगा। MIM-104 नेम है इसका। और ये किसी भी प्रकार की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होगी, उन सभी मिसाइलों से यहाँ निपटने में क्या होगा, कारगर है। और कितनी रेंज है इसकी, तो 74 किलोमीटर जो है वहाँ इसकी है पहुँच। और 60 किलोमीटर जो है वहाँ इसकी क्या है, सॉरी 60 नहीं, 24 किलोमीटर जो है, 24 किलोमीटर तक की ऊंचाई में अगर कोई वार होता है, या फिर जो 74 किलोमीटर तक की दूरी में अगर कोई रेंज है, तो उससे यहाँ क्या कर सकती है, ये जो मिसाइल है वहाँ निपट सकती है। MIM-104 इसका दूसरा नाम है। बाकी यहाँ मिसाइल सिस्टम है, कहाँ पर है, तो वहाँ ताइवान के बॉर्डर साइड पर है। नेक्स्ट है, संग्रहालयों पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है वहाँ कब आयोजित किया जाएगा। तो संग्रहालय पर पहला वैश्विक सम्मेलन 15 फ़रवरी को है। क्या है ये संग्रहालयों पर वैश्विक सम्मेलन, कि इसमें बस यही है, कुछ खास नहीं है, कि जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है, जो म्यूजियम वगैरह के जानकार होते हैं, पुरानी चीज़ों के वगैरह जो जानकार होते हैं, वो सारे के सारे एक ही प्लेटफॉर्म पर क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। और फिर जो है वहाँ सम्मेलन होगा। कब होगा, तो 15 फ़रवरी। USAID ने भारत में स्वास्थ्य नवाचार और उद्यमिता में तेजी लाने के लिए समृद्ध योजना के तहत किस संगठन के साथ साझेदारी की है। अब ये जो समृद्ध योजना है किस संगठन के साथ साझेदारी की है, तो वहाँ नीति आयोग के साथ इसने साझेदारी की है। अब इसमें है क्या कि एक तो US एजेंसी है, अटल इनोवेशन है, और क्या है, नीति आयोग है। ये इनके द्वारा जो है वहाँ क्या है, इनकी पार्टनरशिप में ये कौन सी योजना लाई गई है, समृद्ध योजना जो है वहाँ लॉन्च की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए 2026 तक कितनी राशि आवंटित की गई है। देखो, सबसे पहले क्या था, हमारे यहाँ पर एक संपदा योजना आई थी। कब आई थी, तो 2017 में आई थी। 6000 करोड़ का उसमें बजट था। ओके, अब इस संपदा योजना को क्या किया ये 2016-17 में आई होगी, तो अब उसका जो नाम है वहाँ 2018 में सबसे पहली बात बदल दिया गया और उसको क्या रख दिया गया, PMKSY, यानी कि वही प्रधानमंत्री संपदा योजना रख दिया। फिर उसके बाद में अब इसका क्या है, 2026 तक इसको क्या है और एक्सटेंड किया गया है। तो एक्सटेंड करोगे तो राशि भी तो मिलनी चाहिए, तो कितनी राशि है, 4600 करोड़ जो है वह राशि मिलेगी। ओके,
संपदा योजना क्या है? तो संपदा योजना भी वही है कि किसानों के ऊपर है। ओके, अगर इसकी बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसका जो मंत्रालय है वहाँ किसके तहत यहाँ आती है योजना? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेस एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेस एंड इंडस्ट्री के तहत यहाँ क्या आती है? योजना आती है। इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि जो किसान है उनकी आय जो है उनको दुगना करना, उनकी आय को बढ़ाना। और जो मेन तो ये है कि जो प्रोसेस सेक्टर होता है, ओके, जैसे कि प्रोसेसिंग में क्या होता है कि टमाटर है, जैसे कि एग्जाम्पल वाइज के टमाटर है, टमाटर से अब क्या करना है? टमाटर केचप बनाना है, तो ये प्रोसेसिंग इस प्रकार की यूनिट लगानी होगी। तो इसके लिए भी क्या है, ये जो संपदा योजना है वो इस तरह का उद्देश्य रखती है। कि कौन सा मंत्रालय है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल है। कितना करोड़ आवंटित हुआ है? अभी 4600। क्यों हुआ है? क्योंकि इसको 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो संपदा योजना है उसका जो रीनिब है वो कब हुआ? तो 2017 में हुआ था। 2016 में जो है वहाँ ये आई है। ओके, पद्मश्री इब्राहिम नबी साहेब सुतार का हाल ही में निधन हो गया है। वे क्या थे? अब ये जो है ये कर्नाटका के कबीर कहे जाते हैं और इनको जो 2018 में पद्मश्री मिला हुआ है, तो इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो वो कौन थे? तो सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में सबसे अधिक तत्परता सूचकांक किस देश का है? तो देखो, सबसे पहले वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक निकला है। कितने देशों के बीच में निकला है? तो यहाँ 19 देशों के बीच में निकला है। पहले स्थान पर कौन है? तो वो भारत है और फिर ब्राजील है। और ये है क्या कि मतलब कि जो उस देश के लोग हैं वहाँ डिजिटल होने में कितने तत्परता रखते हैं। तो ये इसका क्या है? उद्देश्य है, ये बताना इसका क्या है? उद्देश्य है। किसके द्वारा जारी किया गया? तो सेल्स फोर्स के द्वारा जारी किया गया है। भारत का इसमें क्या है? फर्स्ट रैंक मिली है। सेकंड जो है वहाँ ब्राजील को मिली है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है? अपॉइंटमेंट्स आ गई है, अच्छी है। तो जो मनोज आहूजा जो है उनको क्या बनाया है? कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग, ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वहाँ एस किशोर को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? अभी देखो, हरियाणा है। ये ऐसा कौन सा राज्य है? तो हरियाणा जो है उसने, ये कल न्यूज़ आई थी हमारे कि जो हरियाणा सरकार है उसने ये फैसला किया है, क्या लाई है? वो बिल लाई है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाई है। अब इसमें क्या बात कही जाती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल जो अगर 25 से लगा करके 28 तक की बात की जाती है तो वो क्या है? धर्म से रिलेटेड है। और इस आर्टिकल 25 में यहाँ बात की गई है कि जो लोग हैं, कोई भी अगर पर्सन है, उसका जबरदस्ती धर्मांतरण जो है वहाँ नहीं करवाया जा सकता। मतलब उसका जबरदस्ती रिलीजन आप चेंज नहीं करवा सकते। ऐसी बात कहाँ पर कही है? आर्टिकल 25 में कही है। तो हरियाणा सरकार अभी क्या लेकर आया है? उसने ये जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक लेके आया है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी जो पर्सन है वह जबरदस्ती अनलॉफुल किसी के साथ अगर क्या कर लेता है? शादी कर लेता है और उससे जबरदस्ती मतलब उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, तो वहाँ क्या होगा? सजा का हकदार होगा। और अगर यही केस जो है वहाँ SC ST या फिर जो माइनॉरिटी जो केस है उनके साथ अगर ऐसा किया जाता है तो उसके साथ और सजा का वहाँ हकदार होगा, मतलब उसे फिर छोड़ा ही नहीं जाएगा। ओके, तो ये धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है वहाँ कौन लेके आया? हरियाणा में CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ओके, हाल ही में नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का जो शुभारंभ है वहाँ किया है, किसने किया है? तो देखो, सबसे पहले फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है ये समिट हुआ है। अब ये ओपन समिट है क्या कि इसमें जो है वहाँ जो भी नया स्टार्टअप वगैरह लगता है तो उसके लिए जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इनके लिए ओपन समिट रखा गया है। तो ये है फिनटेक ओपन समिट। किसने इसका शुभारंभ किया है? तो अश्विनी वैष्णव जो है वह रेल मंत्री भी है और जो सूचना प्रसारण मंत्री भी यही है। तो इन्होंने इसका क्या किया है? शुभारंभ किया है और नीति आयोग ने ये किया है। ओके, विश्व बैंक के जो पूर्व सलाहकार हैं प्रदीप शाह फाइजर,
प्रदीप शाह जो है वो कौन है, तो विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार हैं। इनको क्या किया गया है, फाइजर इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनके रूप में इसको नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो हमारा जो आज का करंट सेशन है वह यहीं समाप्त होता है। होप आपको सबको अच्छा लगे और बेस्ट विशेज़ हैं। आप भी क्या करें, अच्छे से करंट तैयार कीजिए ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ भी आने वाले क्रैक हों। ओके, टेक केयर, गुड बाय।